बचत और फिर खर्च, यानी हाथ में आए पैसों को पहले सही जगह निवेश करें, पैसों की बचत करें और उसके बाद ही खर्च करें। पर्सनल फाइनेंस के इसी गुरु मंत्र के साथ शुरू करते हैं आज का योर मनी। मैं हूं कविता थपलियाल और मेरे साथ है ट्रांसिल कंसल्टेंसी के कार्तिक जवेरी। आपका स्वागत है कार्तिक। थैंक यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। कल से बदलेगी आपकी जिंदगी, कैसे कटेगी 1 अप्रैल से महंगाई आपकी जेब, बताएंगे योर मनी में आगे। वेल्थ क्रिएशन यानी पैसे बढ़ाने के लिए क्या अप्रोच अपनाएं, देंगे टिप्स योर मनी में आज। सीधे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के क्या है फायदे और कैसे ऑनलाइन खरीदें आप म्यूचुअल फंड, ये भी बताएंगे योर मनी में आज। योर मनी में हम हमेशा आपको बताते हैं आपके काम की खबर, और यहाँ हम आपको बता दें कि कल से यानी नए वित्तीय साल में थोड़ा सोच समझकर पैसा खर्च करें। कल से जहां कार कंपनियां दाम बढ़ाएंगी, वहीं बैंक ग्राहकों पर भी बोझ बढ़ेगा। नया वित्त वर्ष आपके लिए महंगाई गिफ्ट में लाया है। कार कंपनियां खर्च बढ़ने के चलते 1 अप्रैल से कारों के दाम 2 से 5% बढ़ाने वाली हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, रेनो और मारुति सुजुकी दाम बढ़ाने वाली है। बैंक की सर्विस के लिए भी अब आपको ज्यादा सर्विस चार्ज चुकाना होगा। एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और सिटी यूनियन बैंक सर्विस चार्ज बढ़ा रहे हैं। एक्सिस बैंक ECS डेबिट फेल्यूर पर 200 रुपए के बदले अब 350 रुपए चार्ज लेगा। वहीं धनलक्ष्मी बैंक भी 50 पैसे प्रति SMS अलर्ट वसूलेगा। इसके अलावा अब होम लोन भी महंगा हो रहा है, क्योंकि ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक की स्पेशल होम लोन स्कीम खत्म हो रही है। ICICI बैंक के 75 लाख तक के होम लोन का ब्याज 10.25% है। 1 अप्रैल से ICICI बैंक 75 लाख तक का लोन 10.4% में देगा। ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और IDBI बैंक की भी फेस्टिवल स्कीम कल से खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा होगा। कार पर 20% तक और बाइक पर 10% तक ज्यादा प्रीमियम चुकाना होगा। कल से इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम ऑनलाइन सेटल करेंगी। कंपनियां नए और पुराने ग्राहकों से बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर सीधे अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करेंगी। सेबी कल से म्यूचुअल फंड के लिए नए नियम लागू करेगा। अब कंपनियों को म्यूचुअल फंड का प्रचार क्षेत्रीय भाषाओं में करना होगा। साथ ही कंपनियों के डिस्क्लोजर के नियम भी कड़े होंगे। अगले महीने से विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए 8 अप्रैल से वायरस सपोर्ट बंद कर देगा। इससे आपके कंप्यूटर पर वायरस के हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको विंडोज XP को विंडोज 7 या 8 से अपडेट करना होगा। तो नए वित्तीय साल में न सिर्फ अपने खर्च पर ध्यान रखें, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपडेट रहें। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। चलिए, तो यहाँ पर कल से सोच समझकर खर्च कीजिए ताकि आपकी जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं उज्जैन से पवन कुमार। नमस्कार पवन जी, सवाल पूछिए। पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है फिलहाल हमारे साथ ये फोन लाइन पे नहीं है, लेकिन कार्तिक, इनका सवाल हमारे पास है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है इन्वेस्टमेंट्स का और सेविंग का। आपको बता दूं मैं, इन्होंने जीवन सरल में ये डालते हैं 12,252 रुपए एनुअली। एंडोमेंट प्लान इन्होंने लिया हुआ है जिसमें डालते हैं 19,565। जीवन आनंद पॉलिसी लेके रखी हुई जिसमें 18,000 का प्रीमियम भरते हैं। साथ में जीवन अंकुर चाइल्ड प्लान लिया हुआ है, 12,000 भरते हैं ये एज अ प्रीमियम। इसके अलावा ये PPF में भी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्हें जानना है कि इन निवेश का क्या सही तरीका हो सकता है जिसमें इनको लाइफ कवर भी मिले और साथ में फिक्स्ड रिटर्न भी मिले। जानना चाहते हैं कि एक तो टर्म प्लान इनको लेना है और उसके अलावा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से ये कहाँ निवेश कर सकते हैं, NPS, म्यूचुअल फंड्स, सोने में या चांदी में, किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली ये अपनाएं। इनकी उम्र 29 साल की है और इनकी इनकम है 37,000 मंथली और
जीवन अंकुर के बारे में ये कहते हैं कि ये प्रीमियम उसका भर सकते हैं और इनको एक मेडिक्लेम पॉलिसी भी है जो एम्प्लॉयर की तरफ से इनको फ़िलहाल दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में ही की है पूरी तरह से। हाँ, पवन जैसे अन्य दर्शकों के लिए, देखिए पवन ने एक शुरुआत की है, ये शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की एक कोशिश की है, पर अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैसा, एक बड़ा सा हिस्सा 4.5 लाख की इनकम में से करीब 60-70 हज़ार रुपया जो उनका जा रहा है वो करीब ये इंश्योरेंसेज में जा रहा है। इन पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये पॉलिसीज़ कम से कम आपको 4-5% या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% तक रिटर्न दे सकती है, और ये भी 6% हम इस आशा के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारा लॉयल्टी बोनस वगैरह आएगा, पर आमतौर से आप यही लेके चलिए कि आपको इसमें करीब 4% रिटर्न मिल रहा है। तो हमको, जैसे कि आपने जीवन आनंद और एंडाउमेंट टाइप की जो पॉलिसीज़ है उसमें ये आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपके बच्चों वाली पॉलिसी है उसमें करीब आपको 3-4% तक का रिटर्न मिलेगा। जीवन सरल जो है उसमें तो कुछ भी गारंटी, मतलब ये भी नहीं बताया कि आपको कोई रिटर्न मिलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें में आपको वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। जो आप पीपीएफ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है, तो यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। एनपीएस आपके लिए कंपलसरी नहीं है, तो ऑब्वियसली एनपीएस को कंसिडर ना करते हुए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ओर रुख कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएशन का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और बात रही है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो जब, क्योंकि आप यंग हैं, अगर आपकी कंपनी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का कवर दे रही है और उसमें किसी प्रकार का कट ऑफ नहीं है या कोई हिडन चार्जेस नहीं है या कोई कैपिंग नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप वो पॉलिसी के साथ रह सकते हैं। जब आप 40-45 ईयर्स या 50 के आसपास आ जाए तब आपको एक प्राइवेट पॉलिसी ज़रूर खरीदनी होगी, या तो अगर आप अपनी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के अपने आप कुछ करना चाहें तो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती नहीं कि आपको कुछ करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल कार्तिक, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली जो जरिया चुना है वो इंश्योरेंस का है, जो कि यहाँ पर गलत है। दूसरी एक चीज़, इनके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाह रहे हैं, लेकिन एक शिकायत जो मुझे यहाँ पर पवन से है और पवन से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को भी, कि आप जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहते हैं अपने गोल्स निर्धारित कर लीजिए उससे पहले। मेरे ख्याल से अगर पवन के गोल्स हमारे पास आ गए होते, उन्होंने भेज दिए होते, तो हम इनको एक क्लियर कट प्लान, एक क्लियर कट पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर दे पाते हैं। एब्सोल्युटली, और इसके एब्सेंस में भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये सोच के चलिए कि जो भी गोल्स आपके हैं, जो 2-3 साल वाले गोल्स हैं, उसके लिए आप कम जोखिम वाली स्ट्रेटेजी लीजिए, यानी कि कुछ रिकरिंग डिपॉजिट, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट, अन्यथा इस प्रकार की पॉलिसीज, इस प्रकार की स्कीम्स लीजिए। जो आपके गोल्स 4-5-6 साल से ऊपर है उसके लिए अगर आप इक्विटी फंड्स में जाते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं, जैसे कि आपके बच्चों के एजुकेशन के बारे में हो गया या आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर कुछ प्लानिंग करनी है तो यहाँ पे आप जरूर इक्विटी फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, और पेंशन पॉलिसीज को अवॉइड कीजिए। ये बस एक छोटी सी और टिप्पणी थी। बिल्कुल, यहाँ पे आपने कहा कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं। जाहिर तौर पे अगर लंबा नजरिया हो कार्तिक, तो इसी का ही रास्ता अपनाना चाहिए। कुछ फंड्स के नाम इनको सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे फंड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू रिसर्च जाएं, मनी कंट्रोल पे जाएं, आप ये देखें कि 10 साल का इनका परफॉर्मेंस कैसा था, यानी कि 10 साल की रैंकिंग क्या थी, 5 साल की क्या थी, 7 साल की क्या थी, जहां पे आपको एक निरंतर स्तर दिखाई देता है कि एक कंसिस्टेंसी है एक प्रकार की, तो आप वो फंड्स को चुन सकते हैं। क्योंकि ये है कि आज की तारीख में अगर एक फंड चुनते हैं, शायद अगले महीने वो फंड वही रैंकिंग पे ना रहे, पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे HDFC अगर आप कंसिडर करते हैं तो इक्विटी फंड है, टॉप 200 है। DSP अगर कंसिडर करें तो टॉप 100 है। अगर ICICI का कंसिडर करें तो फोकस ब्लू चिप है, और अन्य कुछ डिस्कवरी फंड है, डायनामिक फंड है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के फंड्स हैं। उसी तरह से बहुत सारे फंड हाउसेज में कुछ फंड्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पिछले 10-15 साल से उसकी एक हिस्ट्री बनी हुई है। उस हिस्ट्री के आधारित पे भी हम कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो ज़रूर उसके बेसिस पे एक डिसीजन ले सकते हैं। तो कार्तिक, इन्हें फिलहाल अब इन पॉलिसीज़ का क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने मेंशन किया कि वेल्थ क्रिएशन में ये बिल्कुल भी सहायक तो साबित नहीं होगी। एब्सोल्युटली, देखिए करीब ये सारी पॉलिसीज़ है वो 3 से 5 साल के दरमियान उन्होंने अभी शुरू की है, यानी कि किसी का 3 साल का प्रीमियम भरा है, किसी का 4, किसी का 5। आमतौर से ये होता है कि यदि आप 5 साल का प्रीमियम भर देते हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ होती है, उसके बाद में आप कंपनी को कह सकते हैं कि इस पॉलिसीज़ को पेड अप करा दे। तो यानी कि आपने अगर कम टर्म के लिए पे किया है तो उतना ही बेनिफिट हो जाएगा और कंपनी अपना बेनिफिट कम कर देगा। यानी कि आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना है, और अगर आपने 5 साल दिया है एक 20 साल की पॉलिसी का, तो कंपनी कहेगी कि हम 1/4 ही बेनिफिट्स आपको देंगे। उस प्रकार से आपकी
पॉलिसी जो है वो वहाँ पे फ्रीज हो जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा, सारा पैसा आपको अंत में मिलेगा, जो भी बोनस वगैरह अभी जुड़ चुका है वो सब एंड में आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पेड अप करा दीजिए अपनी पॉलिसीज को पवन, और साथ ही अगर आपको एक निवेश स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जैसे कि अभी आपने इंश्योरेंस में सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उससे निकलकर आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अपने गोल्स को अचीव कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं कार्तिक झवेरी। लेते हैं अगला सवाल गैंगटॉक से मिस्टर गणपति हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते मैडम। एक्चुअली बहुत धन्यवाद, आपका प्रोग्राम मैं डेली देख रहा हूँ एंड दूसरे साथ साथ में मैं बहुत वीडियोस कुछ डाउनलोड किया था एंड उसकी वजह से मैं इन्वेस्ट वगैरह करना चालू किया एंड एक्चुअली अभी मेरा जो इन्वेस्टमेंट FD 11 लाख तक किया, 11 लाख FD किया एंड देयर आफ्टर मुझको एक टर्म प्लान है। मैं पूरा डिटेल्स दिया मैडम। मेरा सैलरी 13 लाख है एंड 75 लाख तक में मेरा टर्म इंश्योरेंस है, 1 घंटे लगे। ठीक है। सो मुझको थोड़ा डर लग रहा है और एक पॉलिसी में लेना चाहता हूँ क्योंकि आई एम एलिजिबल फॉर 2.6 crores। सो शैल आई गो फॉर आइगन लिगेर एंड अनदर भारत एक्सेप्ट बिकॉज आइगन इज प्रोवाइडिंग अप टू 75 years। So nobody companies they're like up to 75 years. So what should I have to do? That and the second one, and recently I started mutual funds also, like 5,000 per month every up to 15 years. कौन-कौन से फंड्स हैं? HDFC Balanced Growth, and ICICI Prudential Blue Chip Growth, and इंडिया कुछ था ग्रोथ का बोल के इंडिया 1,000 रुपीज HDFC एंड दूसरा 2,000 ठीक है, तो टोटल 5,000 है। या टोटल 5,000 है। ठीक है, क्या करूँ मैं FD 1 मिनट मैडम, मेरा जो FD है 11 लाख मैं पूरा ब्रेक करके मैं पूरा म्यूचुअल फंड्स में डाल दूँ। आई डोंट वांट टू टेक इन रिस्क आल्सो बिकॉज़ आई हैव वन दैट। ज़रूर, आपसे मुझे पूछना है आपके गोल्स क्या है जिसके लिए आपने ये सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने जो ये कॉर्पस खड़ा किया हुआ है, कोई खास गोल्स है आपके जहन में? मतलब गोल्स मीन्स आई नीड वी आर डूइंग प्राइवेट जॉब, आई डोंट नो टुमारो माय जॉब विल कंटिन्यू और नॉट। वेरी गुड, ठीक है। एंड इफ आई हैव द जॉब देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, आपका सवाल समझ गए हैं यहाँ गणपति जी, और आपके पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं हम कार्तिक के साथ। तो कार्तिक, बहुत वैलिड सवाल है इनका। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जिस तरह से हमने सिनेरियो बनता भी देखा है, तो आई एम श्योर हर किसी के जहन में यही सवाल होगा कि अब मैं क्या करूँ, अगर ये मेरी जॉब चली गई है उसके बाद मेरा घर कैसा चलेगा। यहाँ पे इन्होंने हालांकि डिटेल्स नहीं दी कि परिवार में कौन कौन है, लेकिन फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मेरे ख्याल से कंटिजेंसी फंड बनाने की बहुत सख्त जरूरत है ऐसे सिनेरियो में। सी वो तो है ही गणपति जी। देयर आर टू थिंग्स, जैसे आपने बताया कि द बिगेस्ट रिस्क दैट यू आर फेसिंग टुडे इज ये प्राइवेट जॉब है, कंटिन्यू हो ना हो। सो देयर आर टू थिंग्स। एक तो जैसे कविता कह रही थी कि एक कंटिजेंसी, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो जो आपका फिक्स डिपॉजिट है ना, उसमें से आप पूरा फिक्स डिपॉजिट मत हटा दो, बट कम से कम अपने फिक्स डिपॉजिट में 3-4 लाख जितना आप रखें उसको एक इमरजेंसी फंड के लिए रखें। उस 3-4 लाख को फिक्स डिपॉजिट में रखें कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। दूसरा, समथिंग आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस यू आर बाइंग। आप ये इतना सारा पैसा इंश्योरेंस में डाल रहे हैं। यू नो, फॉर एग्जाम्पल जीवन तरंग 10,000 रुपीज अ मंथ, मतलब 1,20,000 रुपया इधर जा रहा है, दूसरी पॉलिसीज में जा रहा है। कैन यू प्लीज चेक LIC's वेबसाइट, वहां पे लिखा यू आर गेटिंग 4% रिटर्न। दैट इज, उससे मुझे ज्यादा डर लग रहा है आपके लिए, क्योंकि एक्चुअली अगर कभी आपका जॉब चला गया, you know, you will not have any security, any backup. My suggestion is you make these policies paid up. Don't continue putting so much of money here. आप PPF में पैसा डालो, आप फिक्स डिपॉजिट्स करो, जितना है फिक्स डिपॉजिट उसमें निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड एंड द इकोनॉमी, द मार्केट इज लुकिंग मच बेटर. You can even consider that as an investment. And 5,000 is very little. Right. I think you should, with your capability and with your potential, you should at least try and aim for 30,000-40,000 rupees every month into some mutual funds. Some of these names that you gave, Blue Chip Fund, HDFC Fund, these are good funds. 15-20 साल तक इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं. यू डोंट नीड टू वरी टू मच. सो
ये सर पॉलिसीज अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो देर इज वेरी वेरी बिग रीजन टू वरी। और दूसरा पॉलिसी प्लीज डोंट बाय। सो ओनली 2 थिंग्स, एक कंटिजेंसी फंड 4 लाख का, बाकी का पैसा निकाल के आप चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, उसको 6 महीने का STP कीजिए, मतलब एवरी 6 मंथ्स ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा पैसा आपका इक्विटी मार्केट में चला जाएगा। स्टार्ट फ्रेश SIPs ऑफ 30-40,000। उसी तरह से यू विल बाय द टाइम यू आर 50-55 ईयर्स ओल्ड, तो यू विल बी एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ मनी। जैसे आपने एजुकेशन प्लानिंग के लिए कहा, यू विल प्रोबब्ली नीड टू स्पेंड 50-75 lakhs। सो फ्रॉम वेयर विल ऑल दिस मनी कम? ये इंश्योरेंस की पैसे जो हैं वो आपको इतना सारा रिटर्न नहीं दे पाएंगे, बिकॉज डोंट माइंड बट यू नो इंश्योरेंस का पॉलिसी ही उस तरह से, उसकी बनावट ही उस तरह से होती है कि आपको कंजर्वेटिव टाइप का रिटर्न मिलता है। यू कैन नॉट मेक गुड रिटर्न्स इन दीज पॉलिसीज। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एंड आपका पोर्टफोलियो बहुत चेंज करने की जरूरत है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से पूरा बनाने की ही जरूरत है, बिकॉज आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है गणपति जी वो इंश्योरेंस में ही की हुई है, और आपको तमाम पॉलिसीज अपने यहाँ पे पेड अप करने की जरूरत है। आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं अभी, तो आपका और कोई सवाल है? आप समझ गए हैं आपको यहाँ पे क्या सलाह दी जा रही है? No, yes, madam. Can I stop that insurance right now? बिल्कुल, आपको पेड अप करानी होंगी वो पॉलिसीज। See, if you have paid your premiums for 5 years, Mr. गणपति, तो आप ये पेड अप करा सकते हैं। That way you will protect the money that you have paid। तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर जो बाकी का पैसा है, see, even if you don't understand mutual funds, अगर आप ये सारा पैसा PPF और फिक्स डिपॉजिट में भी डालेंगे ना, तो भी you will make 3 times more money than what you will get with insurance, and that will be guaranteed money। So you have to make liquid investments, not illiquid investments, because ये investments में benefit तो तभी मिलेगा ना when you die, and your family will get the benefit। But what happens when you yourself want to use your hard-earned money? तो ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। सो यू हैव बॉट अ टर्म पॉलिसी, वेरी नाइस, 75 lakhs का है। इफ यू वांट बाय अनदर 25 lakhs, सो यू फील सेफ एंड सिक्योर कि 1 crore का इंश्योरेंस है। बट ऑल दीज ट्रेडिशनल पॉलिसीज कैन गो अवे, यू नो। और साथ ही मेरे ख्याल से जो FD में से कुछ अमाउंट वो अपने कंटिजेंसी फंड वो बिल्कुल करें। हाँ, एब्सोल्युटली 4 लाख FD में रखें, बाकी का पैसा भी म्यूचुअल फंड में करेंगे तो भी काफी अच्छा धन लाभ हो सकता है। चलिए, तो मिस्टर गणपति, आप जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो पे काम करना शुरू कीजिए, और सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपनी तमाम इंश्योरेंस पॉलिसीज को यहाँ पर पेड अप बना दीजिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑनलाइन खरीदारी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, और अगर आप कपड़े, जूते, किताबें, यहाँ तक कि ग्रोसरी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? यहाँ राशि माहेश्वरी बता रही हैं कि कैसे आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। राशि, ओवर टू यू। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक की वेबसाइट, इनफैक्ट ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पोर्टल या फिर सीधे फंड हाउसेस की वेबसाइट पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। अगर फंड हाउसेस से सीधे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जो होता है वो नहीं देना होगा, यानी आपका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो जाएगा। और जाहिर है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने पर रेगुलर फंड के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो कम होने के कारण ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदने की जो ओवरऑल प्रोसेस होती है वो भी काफ़ी आसान होती है। इसके लिए बस आपका KYC होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका KYC हो गया है तो आप अपनी पैन डिटेल्स देकर बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स पर जाकर यहाँ पर म्यूचुअल फंड अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपका KYC नहीं हुआ है तो म्यूचुअल फंड की कंपनी में जाकर यहाँ पर आपको इससे जुड़े जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं वो यहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। वहीं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंड की स्विचिंग और रिडेम्पशन के लिए यहाँ पर उनके पास पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार आपका MF अकाउंट खुल गया, इसके बाद आप फंड हाउस की वेबसाइट पर जाकर जिस स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं उसे बड़ी आसानी से चूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, कोई भी स्कीम खरीदने से पहले आपको इस पर्टिकुलर स्कीम की सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना यहाँ पर एडवाइजर्स की मदद लेने में ही समझदारी है।
बिल्कुल राशि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए राशि। तो जैसे कि कार्तिक राशि बता रही थी कि आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर आप खुद खरीदते हैं तो इनको आप डायरेक्ट प्लान्स कहा जाता है। प्रोसीजर तो यहाँ पे राशि ने बता दिया है, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूँगी कि सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक ऑनलाइन म्यूचुअल फंड लेते हैं, जब आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो? देखिए, कोई स्पेसिफिक सावधानी नहीं है, बट जैसे कि राशि ने भी कहा था कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार की स्कीम में डाल रहे हो। अगर आप किसी डेट फंड में डाल रहे हो तो ग्रोथ ऑप्शन आपके टैक्स वाइज बेटर होता है या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बेटर होता है। तो एक तो आपको थोड़ी सी स्कीम के बारे में पढ़ना होगा, और दूसरा स्कीम के किस ऑप्शन में जा रहे हो वो पढ़ना होगा। तीसरी चीज़, अगर आप इक्विटी स्कीम में आ रहे हो तो किस प्रकार की स्कीम में जा रहे हो कि आप सेक्टरल में ना चले जाओ। अगर आप डिविडेंड पे आउट में जाते हो तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि थोड़ा सा मुनाफा हो गया तो आपका पैसा पे आउट हो जाएगा। अगर आप ग्रोथ में जाते हो तो वही पैसा और भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं, और बाकी तो इंटरनेट के रिलेटेड जो भी सेफ्टी सेफगार्ड्स है वो तो आपको करने ही है। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अगर आप समझते हैं किस प्रकार से करना चाहिए तो दिस इज अ सुपर्ब ऑप्शन, और अगर आप चाहे तो एडवाइजर्स की मदद भी ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए कार्तिक। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।